नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल जारी। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी। बिहार में भाजपा के सभी विधायक आज पार्टी कार्यकर्ताओं का करेंगे सम्मान। महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू परिवार में फूट। रोहिणी आचार्य ने छोड़ा घर, किया इमोशनल पोस्ट। राजनीति छोड़ने का किया ऐलान। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और खुलासा। घटनास्थल से मिले 9 mm के 3 कारतूस। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मामले दर्ज। और भारत ने COP30 में विकसित देशों को याद दिलाई जिम्मेदारी। कहा कि जलवायु वित्त नहीं दे रहे विकसित देश, जलवायु लक्ष्य को पूरा नहीं होने की दी चेतावनी। और कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रन पर सिमटी। भारत को मिला 124 रन का लक्ष्य। कप्तान शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती। कोलकाता टेस्ट से हुए बाहर। समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा में एनडीए की जीत के बाद एनडीए के सभी नेता खुशियां मनाते दिख रहे हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जीत का जश्न साउथ कोरिया में मनाया। दरअसल केंद्रीय मंत्री पुरी साउथ कोरिया की यात्रा पर हैं। उन्होंने मिठाइयों के साथ एनडीए की बिहार जीत का जश्न मनाते हुए तस्वीरें इंटरनेट पर साझा की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कोरिया में करियर और शिक्षा के अवसर तलाश रहे युवा भारतीय पेशावरों और छात्रों के एक समूह से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास और प्रगति में योगदान देने के अपने सपनों और उत्साह के बारे में उत्साहपूर्वक बात की। भारत की युवा ऊर्जा और कोरिया की तकनीकी बढ़त दोनों की एक साथ मिलकर जीत का रास्ता दिखा सकते हैं। बिहार में एनडीए के पक्ष में आए एक तरफा नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल रात दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संजय झा और लल्लन सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक को सरकार गठन की चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज बिहार में बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को कार्यकर्ता और जनता के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है और इसके बाद एनडीए के सभी विधायकों को पटना हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले सप्ताह का राजनीतिक कैलेंडर तय माना जा रहा है और इसमें जेडीयू, बीजेपी, हम और आरएलएम के विधायक दल की बैठकें होंगी और इनमें नेता चुनने और नए समीकरणों पर चर्चा होगी और इनमें मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होनी है। बिहार में विधानसभा नतीजों के बाद लालू परिवार की अंतर्कलह सुर्खियों में है और कल रोहिणी आचार्य के परिवार और पार्टी को त्यागने की घोषणा के बाद आज उन्होंने एक्स पर बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो।
आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में जांच एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं। देश भर में हरियाणा मॉड्यूल से जुड़े लोगों को धरपकड़ का काम चल रहा है और मामले में नया मोड़ आया है कि जब ब्लास्ट साइट से 9 एमएम के जिंदा कारतूस जांच एजेंसियों को मिले हैं। 9 एमएम के कारतूस फोर्स इस्तेमाल करती है। जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं कि क्या 9 एमएम के ये कारतूस आतंकी उम्र के थे और जिसने ब्लास्ट को अंजाम दिया, और अगर ऐसा है तो क्या वो विस्फोटक के साथ हथियार भी लेकर चला रहा था या ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस और जांच एजेंसियों के हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। और इससे पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मामले में 3 और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों में से 2 को मेवात से जबकि 1 को पठानकोट से हिरासत में लिया गया है। इन सभी डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इन डॉक्टरों पर संदिग्धों की गलत तरीके से मदद करने और जांच में बाधा डालने का आरोप है। आज फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की एक टीम फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। वे अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर पहुंचे। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच जारी है और इसके अलावा दिल्ली अपराध शाखा ने अल फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर धोखाधड़ी के मामले में और दूसरी जालसाजी की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के एक सूत्र के अनुसार अपराध शाखा के एक दल ने कल राष्ट्रीय राजधानी के ओखला स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय का दौरा किया। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय को एक नोटिस भी जारी किया है और उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। पुलिस ने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की समीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं का पता लगाने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई हैं। दिल्ली मेट्रो के लाल किला स्टेशन के सभी गेट अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। कल गेट नंबर 2 और 3 को संचालन के लिए बहाल किया गया था। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद डीएमआरसी ने स्टेशन के सभी एंट्री और एग्जिट को फिर से खोलने की अनुमति दी। दरअसल 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ था और जिसके बाद एहतियात के तौर पर पूरे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। घटना के बाद दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियों ने स्टेशन और आसपास के क्षेत्र की कई स्तरों पर जांच की। सुरक्षा मूल्यांकन और क्लियरेंस मिलने के बाद डीएमआरसी ने सभी एंट्री और एग्जिट गेट खोलने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में शुक्रवार देर रात हुए जोरदार धमाके के बाद क्षेत्र को सील कर दिया गया और जांच की जा रही है। दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य घायल हुए थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कुख्यात माओवादी ज्वालामुखी के खिलाफ सुरक्षा बलों का विशेष सर्च ऑपरेशन जारी है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और अन्य बलों की संयुक्त टीमों ने आज सुबह चिंता गुफा और रावनाजगी और चिंता गुफा और साकेत जी थाना क्षेत्र के बीच स्थित कारीगुडम इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान माओवादी दल से मुठभेड़ हुई जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार, विस्फोटक और कई सामग्री बरामद की गई है। मारे गए नक्सलियों की पहचान की पुष्टि की जा रही है और इलाके में नक्सली मूवमेंट के ताज़ा इनपुट को देखते हुए सभी संवेदनशील बिंदुओं पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि ज्वालामुखी और उनके सहयोगियों की मौजूदगी अभी भी जंगलों में हो सकती है और इसीलिए कॉम्बिंग ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने सीमा पार तस्करों के कई प्रयासों को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने अलग अलग अभियानों में 2 ड्रोन और 8 पैकेट हेरोइन बरामद किए और 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। अभियान में अलग अलग जगहों से लगभग 11 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद किया गया है। फिरोजपुर के बरके गांव के पास खेतों से एक DJI माविक और 4 प्रो ड्रोन पकड़े गए हैं। बीएसएफ के इस कार्रवाई का मकसद सीमा पार नार्को टेरर नेटवर्क को खत्म करना है।
भारतीय वायुसेना आज से फ्रांस के मॉन्ट डी मार्सन में द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 25 के 8वें संस्करण में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना 27 नवंबर तक फ्रांसीसी वायु और स्पेस फोर्स के साथ मिलकर यह अभ्यास करने जा रही है और इसको लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इसका उद्देश्य यथार्थवादी परिचालन वातावरण में रणनीति और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना है। आईएएफ की टुकड़ी 10 नवंबर को ही फ्रांस पहुंच गई थी। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों वायु सेनाओं के बीच हो रहा ये अभियान परिचालन ज्ञान को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। अभ्यास के दौरान आईएएफ का सुखोई 30 MKI विमान फ्रांसीसी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ काम करेगा और इसमें आसमान में युद्ध, वायु रक्षा और संयुक्त हमला अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उन्नत संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का समापन हो गया है और इस अभ्यास पूर्वी सेक्टर में सभी भूभागों पर अभियानों के संचालन के लिए थल सेना के साथ ही वायुसेना, सहयोगी सेवाओं, आईटीबीपी और अन्य एजेंसियों के साथ बेहतरीन एकीकरण को दर्शाता है। अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में भारतीय सेना की बढ़ती क्षमताओं और सामरिक तैयारियों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत ने जलवायु वित्त दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के लिए विकसित देशों की तीखी आलोचना की है और चेतावनी दी है कि विकासशील देश अनुमानित, पारदर्शी और विश्वसनीय वित्तीय सहायता के बिना अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते। ब्राजील के बेलम में आयोजित COP30 में जलवायु वित्त पर तीसरे उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय संवाद में समान विचारधारा वाले विकासशील देशों की ओर से भारत ने कहा है कि जलवायु वित्त विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। भारत की ओर से वार्ताकार सुमन चंद्रा ने कहा कि विकसित देशों से वित्तीय संसाधनों के बिना विकासशील देश NDC को पूरा करने के लिए आवश्यक शमन और अनुकूलन के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। NDC पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं हैं जो उत्सर्जन में कटौती करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लक्ष्य निर्धारित करती हैं तथा तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के वैश्विक प्रयासों का मार्गदर्शन करती हैं। देश को इस वर्ष 2031-2035 की अवधि के लिए NDC का तीसरा दौर प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसे NDC 3.0 कहा जाता है। भारत को अभी तक अपनी अद्यतन NDC प्रस्तुत करनी है और भारत ने कहा है कि पेरिस समझौते के विकसित देशों के लिए विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए स्पष्ट कानूनी जिम्मेदारियां बनाई हैं। नई दिल्ली में अमृत फार्मेसी के 10वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए कहा कि अमृत फार्मेसी ने बीते वर्षों में लोगों को किफायती इलाज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नड्डा ने बताया कि अमृत फार्मेसी नेटवर्क आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ मेडिकल उपकरणों पर 50% तक की छूट प्रदान करता है और इस पहल से अब तक 6.80 करोड़ से अधिक मरीजों को राहत मिली है और लोगों को दवाओं पर करीब 8,400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। JP नड्डा ने इस पहल को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए HLL लाइफ केयर लिमिटेड की टीम की सराहना की। वर्तमान में देश भर में 255 अमृत फार्मेसी आउटलेट सक्रिय है। नड्डा ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य हर मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल में अमृत फार्मेसी की स्थापना कर इसे और व्यापक बनाना है ताकि सस्ती दवाओं की उपलब्धता देश भर में सुनिश्चित हो सके। सरकार ने कहा है कि भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग बहुत तेजी से बढ़ा है और 2030 तक इसका आकार $100 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। डिजिटल तकनीक, युवाओं की बढ़ती मांग और रचनात्मक कामों के नए अवसर इसकी बढ़त को और तेज कर रहे हैं।
ये क्षेत्र हर साल लगभग 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है और 2027 तक करीब 3067 अरब रुपए का हो जाएगा। सरकार का मानना है कि 2030 तक भारत सिर्फ कंटेंट देखने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया को नया कंटेंट और बौद्धिक संपदा यानी कि IP देने वाला प्रमुख देश बन जाएगा। पिछले 10 सालों में इस सेक्टर ने देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में अच्छा योगदान दिया है। खास बात यह है कि भारत में एनिमेशन और VFX का काम 40 से 60% सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ बड़ा और कुशल कामगार वर्ग मौजूद है और इसी वजह से कई विदेशी कंपनियां अपना पोस्ट प्रोडक्शन काम भारत में कराती हैं। भारतीय कहानियां और कंटेंट अब दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। भारतीय OTT दर्शकों में लगभग 25% लोग विदेशों से ही हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंड रियलिटी AVGC XR को औपचारिक पहचान देना इस क्षेत्र में नई ऊर्जा ला रहा है। कुल मिलाकर भारत का AVGC XR सेक्टर अब अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार है। और बुलेटिन में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अंदर प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पंजाब के जिला फिरोजपुर में बुधवार इलाके में शनिवार शाम को RSS कार्यकर्ता के बेटे नवीन अरोड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात हमलावरों ने घर लौट रहे 40 वर्षीय नवीन को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल नवीन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके के परिजनों में गहरा रोष है और जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। सूचना मिलते ही SSP फिरोजपुर भूपिंदर सिंह और विधायक रणबीर सिंह भुल्लर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिजनों को हमलावर के जल्द पकड़ने का भरोसा दिया और पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है और कई विशेष टीमें गठित की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। नवीन अरोड़ा जी हैगे सीगे ते इन्हां दा करीब 30-35 साल उम्र ते ये अपनी दुकान तो अपने घर जा रहे सी मोटरसाइकिल ते 2 अणपछाते बंदियां ने आके इन्हां दे गोलियां मारियां ते जिन्हां दे नाल इन्हां दी डेथ हो गई ते बड़ा अफसोसनाक एक ये इंसीडेंट है जिहड़ा होया। साडी पुलिस दी मुस्तैदी असी पिछले दिनां च बहुत जिहड़ियां माड़े अंसरां ते कार्रवाइयां करदे आ रहे हैं, उस डिस्पाइट दैट ये इंसीडेंट हो गया ते अफसोसनाक इंसीडेंट है ते ये सारे शहर वास्ते साडी पुलिस वास्ते भी ते असी इहदे विच पूरा हुण जोर लाया होया। 8-9 टीमां बनाईयां होईयां ते जल्द तो जल्द असी उन्हां नूं गिरफ्तार करांगे ते उन्हां ते जिहड़ा बनदी ढुकवीं सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के रिश्तेदार अशोक बहल ने बताया है कि मृतक के पिता और दादा RSS के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और इस हत्या के पीछे ऐसा लगता है कि उसके पिता RSS कार्यकर्ता हैं और इसीलिए शहर में अराजकता फैलाने के लिए ऐसा किया गया है। लड़का मरिया वो मेरा भतीजा ही सीगा। उन्होंने फादर जिहड़े बलदेव कृष्ण जी ने वो RSS के एक बड़े सीनियर कार्यकर्ता ने तो बलदेव कृष्ण के पिता जी भी स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी भी उन्होंने भी RSS के विच बहुत सारिया सेवावां दित्तियां। 70 उम्र वो RSS नाल जुड़े रहे। बलदेव कृष्ण जी भी समाज सेवा दे विच हर वेले तत्पर रहिंदे ने। कल उन्होंने बेटा दुकान तो जदों अपने घर जा रहा सी 7 बजे के करीब तो यूको बैंक के कोल 2 लड़कियां ने उन्होंने पहले टारगेट किया होया सी। एक लड़का पिछे किते उन्होंने रेकी करदा आ रहा सी, एक अगे खड़ा सी। जदों ही वो यूको बैंक कोल पहुंचा तो उहदे सिर दे विच पिछले पासे 2 गोलियां मारियां जो लगदा उहदी मौके ते जिहड़ी है वो डेथ हो गई। तो उस तो बाद बागी हस्पताल ले गए सी तो उत्थे उन्होंने डिक्लेयर करता कि ब्रॉड डेड। और अब खबर जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले से।
शनिवार रात एक डंपर और सूमो यात्री वाहन की आमने सामने टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा बडगाम रिंग रोड के वाटरवानी इलाके में हुआ। अधिकारियों के अनुसार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। स्थानीय लोग और राहगीर भी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाया। वहीं बडगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निखिल बोरकर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना में 4 यात्रियों की जान गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव नमो रन फॉर रोड सेफ्टी में हजारों लोग दौड़ लगाते नजर आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव पूर्वी दिल्ली नमो रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने सांसद खेल महोत्सव पहल की जमकर सराहना की। ये इवेंट सच में सुरक्षित दिल्ली की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। खेल प्रतियोगिताओं को रोड सेफ्टी के साथ जोड़ करके हमारे माननीय सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज का ये रन रखा है, इस दौड़ के माध्यम से समाज के अंदर रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार प्रसार और उनको प्रेरित करने का ये जो ध्येय है, सच में बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है कि सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली की राह में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। नमो रन फॉर रोड सेफ्टी में हर उम्र के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली सांसद खेल महोत्सव में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कुश्ती, फुटबॉल सहित अन्य पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का जोश नजर आया। सांसद खेल महोत्सव हमने अपनी पूर्वी दिल्ली में आयोजित किया है और इसके साथ साथ 3 खेल हमारे ऐसे हैं जिसमें एक योगा, खो खो और कबड्डी, जो कि भारतीय ट्रेडिशन के खेल हैं। आज नमो रन हमने अपने क्षेत्रवासियों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए रखी है, जिसका थीम रोड सेफ्टी भी है, फिट इंडिया भी है। और मैं इस बात का मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर लगभग 4 से 4,500 पार्टिसिपेंट्स ने नमो रन में पार्टिसिपेट किया है। पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने आज सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो रन का आयोजन किया है, जो रोड सेफ्टी का संदेश भी देगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 घंटा रोज अगर आप खेल पर देते हैं तो आप कई बीमारियों को हरा सकते हैं। तो खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के इस मूवमेंट को फिट इंडिया के साथ जोड़ते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को, जो आज हर्ष मल्होत्रा जी के माध्यम से पूर्वी दिल्ली के सभी बच्चों को और निवासियों को दिया गया है। सांसद खेल महोत्सव किसी सांसद द्वारा आयोजित करवाए जाने वाला एक खेल उत्सव है, जिसका उद्देश्य स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और युवाओं में शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता और फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाना है। सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने 2 बार के चैंपियन अमेरिका के लेवॉन एरोनियन को अंतिम 16 के दूसरे क्लासिकल गेम में हराकर फीडे शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पहले मुकाबले में ड्रॉ खेलने के बाद अर्जुन ने दूसरे गेम में काले मोहरों से शानदार प्रदर्शन करते हुए अनुभवी एरोनियन को कोई मौका नहीं दिया और मुकाबला अपने नाम किया। भारत के ही ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने मैक्सिको के जोस एडुआर्डो मार्टिनेज के खिलाफ लगातार दूसरा गेम ड्रॉ खेला और अब उन्हें आज टाई ब्रेकर का सामना करना होगा।
विश्व मुक्केबाजी कप की शुरुआत आज से ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो रही है और इस आयोजन में 18 देशों और 130 मुक्केबाज भाग लेंगे। भारत सभी 20 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिसमें मीनाक्षी, निखत जरीन, जैस्मीन और स्वीटी बुरा जैसे विश्व चैंपियन शामिल हैं। लवलीन बोरहोगेन के चोटिल होने के कारण स्वीटी पहली बार इस वर्ष प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। उधर पुरुष मुक्केबाजों में अविनाश जामवाल और हितेश भी स्पर्धा करते नजर आएंगे। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। ये दिवस हर साल 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। परिषद ने 1966 में इसी दिन अपना कामकाज शुरू किया था। स्थापना के बाद से परिषद एक स्वतंत्र नैतिक प्रहरी के रूप में काम करती रही है और ये पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखने और प्रेस को बाहरी प्रभावों तथा खतरों से बचाने के लिए कार्य कर रही है। इस वर्ष का विषय बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा पर केंद्रित है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।